So hello everyone. Today we are going to start with class 12 chapter solid state topic location of the voids in the crystal. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपको पहले से ही पता है कि क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर में हम दो तरह की पैकिंग की बात करते हैं, एक होता है सीसीपी, एक होता है एचसीपी, ठीक है। और उसमें दो तरह के वॉइड्स बनते हैं, एक होते हैं आपके ऑक्टाहेड्रल, एक होते हैं आपके टेट्राहेड्रल। अगर आप क्लोज्ड पैकिंग में n नंबर ऑफ स्फीयर्स या एटम या आयंस आप बोल सकते हो, वो आप लेकर चल रहे हो, वो मिलकर पूरा का पूरा आपका जो क्लोज पैकेट स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अगर वो n पार्टिकल्स हैं तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स भी n ही होंगे और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स उसके दुगने होंगे, 2n होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपको एक एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे सीसीपी एक्चुअल में होता क्या है, एफसीसी स्ट्रक्चर ही होता है। तो जैसे एफसीसी का यूनिट सेल हमने ले लिया, तो एफसीसी में नंबर ऑफ़ आप एटम्स पर यूनिट सेल या नंबर ऑफ़ आयंस पर यूनिट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर 4 आते हैं। 4 किस तरह से आते हैं कि 3 तो आपके जो फेस पे होते हैं, ठीक है। फेस पे टोटल आपके 6 स्फीयर होते हैं, बट हर एक स्फीयर की फेस पे कंट्रीब्यूशन हाफ होती है, तो वहाँ से 3 आ गए। और एक आता है आपका कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन, ठीक है। एक कॉर्नर की 1/8 होती है कंट्रीब्यूशन और टोटल कॉर्नर्स 8 हैं, तो 1/8 इंटू 8 वहाँ से 1 आ गया, तो 3 + 1 टोटल 4 एटम्स आर देयर इन एफसीसी यूनिट सेल, जो कि आपको पता है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उसके बराबर ही होंगे, n के बराबर ही होंगे, यानी आपके 4 के बराबर हो जाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 बनेंगे और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके दुगने यानी 8 बन जाएंगे। अब आपको करके दिखाना है ये 4 कैसे आते हैं, ठीक है। तो किस तरह से आते हैं, तो इनकी लोकेशन को हम देख लेते हैं। तो लोकेशन कहाँ होगी, अब क्योंकि एफसीसी यूनिट सेल की हम बात करें तो एफसीसी में या तो आपके स्फीयर कॉर्नर पे हैं, ठीक है, या वो फेस के सेंटर पे हैं। मान लेते हैं वो फेस के सेंटर पे भी हैं, कॉर्नर पे भी हैं, तो वहाँ पर जगह कहाँ कहाँ बच गई आपकी। एक तो बच गई बॉडी सेंटर में, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा आपका बॉडी सेंटर में। किस तरह से कि ये जो आपके फेसिस के हैं ना, ये टोटल 6 हैं और 6 इसको सराउंड कर रहे हैं, तो ये जो सराउंड कर रहे हैं तो बीच में जो वॉइड बनेगा वो ऑक्टाहेड्रल बनेगा, क्योंकि 6 एटम्स जब भी सराउंड करते हैं तो कौन सा वॉइड बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है, तो बन गया ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। और दूसरा कहाँ बनता है, एज के सेंटर पे, ठीक है। एज सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपका एज सेंटर पे बन जाएगा, ठीक है। अब टोटल एजेस कितनी है आपकी, अगर एक क्यूब में आप काउंट करें तो टोटल एजेस 12 होती हैं, ठीक है। बट ये 12 के 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं है हमारे पास, क्यों, क्योंकि एक एज जो है वो 4 यूनिट सेल के बीच में डिवाइड होती है, तो उसकी जब कंट्रीब्यूशन आप लेंगे 12 की तो वो 3 आएगी। और वहाँ पर बॉडी सेंटर तो आपको पता है कि बॉडी सेंटर एक यूनिट सेल का अपना खुद का होता है, वो किसी और यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होता। तो 1 + 3 टोटल octahedral voids you will get here are 4. Now comes the second one, that is the tetrahedral void. अब हमें बतानी है लोकेशन tetrahedral void की। तो tetrahedral void के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि tetrahedral void टोटल 8 बनते हैं, ठीक है। किस चीज़ में बात कर रहे थे हम सीसीपी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जो कि एक तरह का एफसीसी यूनिट सेल ही होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो अब एफसीसी में 4 यूनिट सेल होते हैं, ठीक है। तो पीछे हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर 4 एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं और उसके दुगने 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। अब ये 8 की हमें लोकेशन जाननी है, यानी जगह जाननी है, तो कहाँ होंगे ये। तो देखिए टेट्राहेड्रल अब आपको पता होना चाहिए, ऑक्टा में मैंने 6 बताए थे आपको कि 6 स्फीयर्स अगर एक साथ होंगे तो बीच में ऑक्टा बनता है। टेट्रा मतलब 4 से बनता है, वो 4 कैसे, अब इनको समझेंगे, इनकी लोकेशन को। ये देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या बना दिया, एक मैंने एफसीसी स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। एफसीसी मतलब पूरा कंप्लीट नहीं किया मैंने, जो मुझे रिक्वायर्ड था वही मैंने लिया, यानी स्फीयर। अब स्फीयर यहाँ पे जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, जो शेडेड है वो वाला आपको स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाइड जो है वो गोला बनाकर उसके अंदर मैंने टी लिखा हुआ है, वो आपका वाइड है, यानी टेट्राहेड्रल वाइड है। तो देखिए एक तो आएगा कॉर्नर। अब इस कॉर्नर के साथ में ये कॉर्नर कितने फेस को जोड़ के बन रहा है, तो ये कॉर्नर 3 फेस को जोड़ के बन रहा है। देखो एक ऊपर वाला फेस, एक सामने वाला फेस और एक से बगल वाला फेस, ये तीनों फेस जुड़ के ये कॉर्नर बन रहा है। तो ये कॉर्नर और ये सभी जो फेस, इनको एडजॉइनिंग फेस बोल देंगे। इन सभी फेस के सेंटर में क्या है, आपका एक एक स्फीयर है, क्योंकि फेस सेंटर्ड है तो ऑफ कोर्स फेस के सेंटर में स्फीयर तो होगा।
तो इन चारों को, क्योंकि चार आपको स्फीयर देखने, तो ये स्फीयर, एक ये जो इस फेस के सेंटर पे है, ये जो आगे वाले फेस के सेंटर पे, ये जो ऊपर वाले फेस के सेंटर पे, ये तीन और ये कॉर्नर वाला स्फीयर मिलाकर जो वॉइड बनाते हैं वो है टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपको पता है कि कॉर्नर और साथ के फेस, तो टोटल कॉर्नर कितने हुए ऐसे, टोटल कॉर्नर 8 हैं। तो ऐसे हर एक कॉर्नर को आप लेकर करेंगे तो आपके कितने आ जाएंगे, आपके टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे, क्योंकि 8 ही कॉर्नर हैं तो 8 कॉर्नर आपके 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएंगे। बट ये हैं कहाँ पे, अगर हमें जानना हो कि जो टी लगाया मैंने ये है कहाँ पे, तो एक्चुअल में बॉडी डायगोनल पे है। तो आप बोलेंगे कि बॉडी डायगोनल में तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को भी लिया था हमने, बट वो बिल्कुल उस बॉडी डायगोनल के सेंटर पे, मतलब बॉडी सेंटर पे, ठीक है। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बॉडी डायगोनल्स जब बनाएंगे तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। एक क्यूब में आपके टोटल जो हैं वो 4 बॉडी डायगोनल्स बनते हैं, ठीक है। बना सकते हैं, यानी अगर ये आप सामने वाला लोगे, ठीक है, तो इससे पिछले वाले फेस का ऊपर वाला पीछे वाला लोगे, इससे इसको जोड़ोगे, तब एक आपका बॉडी डायगोनल बनेगा। एक बॉडी डायगोनल बनेगा जब इससे आप ये आगे वाले से पीछे वाले को जोड़ोगे, फिर एक आगे वाले से पीछे वाले को जोड़ोगे, या फिर आप इस वाले से आगे वाले से पीछे वाले को जोड़ोगे, ठीक है। तो मतलब इस तरह से 4 बॉडी डायगोनल आपके बनेंगे। तो हर एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, ठीक है। बॉडी डायगोनल के सेंटर में तो ऑक्टा ही है, आपको पता है, बट ये कितने डिस्टेंस पे हैं, ये 1/4 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड, हर एक एंड से 1/4 डिस्टेंस पर हैं ये। तो हर एक बॉडी डायगोनल पे 2-2 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए, टोटल 4 बॉडी डायगोनल, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए आपके 8। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियस रेशियो रूल्स। अब रेडियस रेशियो रूल्स क्या होते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आयनिक कंपाउंड को स्टेबल होना है तो वहाँ पर जैसे जो एक तरह की आयन है, ठीक है, तो उसके अपोजिट चार्ज वाली आयन उसको कितना सराउंड करती हैं। अगर उनका नंबर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो ये स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। यानी फॉर स्टेबिलिटी फॉर एन आयनिक कंपाउंड ईच कैटायन भी लेकर चल सकते हैं, एनायन भी लेकर चल सकते हैं, ईच कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस एंड वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा मीन्स कि अगर कैटायन को एनायन सराउंड करती है मैक्सिमम, तो एनायन को मैक्सिमम कैटायंस को सराउंड करना चाहिए, ठीक है। तो अब एक आयन को दूसरे अपोजिट चार्ज वाली कितनी आयन सराउंड करती हैं वो उसका हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है। यानी जैसे एक कैटायन है तो इसको कितनी एनायन सराउंड कर रही हैं, ठीक है, तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। या एक एनायन को कितनी कैटायन सराउंड कर रही हैं तो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेडियस रेशियो रूल का बेनिफिट क्या है कि यहाँ पर हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, साथ के साथ स्ट्रक्चर भी निकाल सकते हैं, बट मेन इसका यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। तो सबसे पहले देखिए रेडियस रेशियो, पहले चलते हैं रेडियस रेशियो के साथ। जैसे कि आपको पता ही लग रहा है कि रेशियो लेना है किसका, रेडियस का। अब रेडियस किसका, अब हम आयनिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं तो 2 ही चीज़ें होती हैं आपकी आयनिक कंपाउंड्स में, एक होता है आपका कैटायन, दूसरा होता है एनायन। तो ये ध्यान रखना है कि कैटायन ऊपर लिखना है और एनायन नीचे लिखना है, ठीक है। बस ये इस फॉर्मूले में ये ध्यान देने वाली बात है कि रेडियस लिखते टाइम कैटायन ऊपर आए और एनायन नीचे आए। कैटायन मतलब ऐसी आयन जिसका पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस एंड द नेगेटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड एनायंस। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो रेशियो लेते ही रेडियस रेशियो बन गया। अब उसके बाद आगे आपका रेडियस रेशियो रूल। ये रेडियस रेशियो निकालने के बाद आपने अपने टेबल में चेक करना है, ठीक है। टेबल में ये दे रखा है आपका रेडियस रेशियो। अगर आपका रेडियस रेशियो जो है 0.155 से 0.225 के बीच में होगा, ठीक है, तो यानी उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। मतलब जो 2 आयंस हैं आपके अपोजिटिवली, मतलब अपोजिट चार्ज आयंस हैं, तो उनके बीच में स्ट्रक्चर प्लेनर ट्रायंगुलर बनेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, ठीक है। यानी एक जैसे एक कैटायन को 3 एनायन सराउंड करेंगे, एक एनायन को 3 कैटायन, मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। एग्जांपल दे दिया आपको B2O3, ठीक है। स्ट्रक्चर टाइप नहीं बताया यहाँ पे, मतलब प्लेनर ट्रायंगुलर एग्जांपल में मेंशन है B2O3। उसके बाद बात करते हैं अगर रेडियस रेशियो आपका 0.225 से 0.414 के बीच में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो जब 4 होते हैं तो 4 में हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तो हम टेट्राहेड्रल ही बोलते हैं, 4 सराउंड करते हैं तो टेट्रा। वैसे ही 0.414 से लेकर 0.732 में 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा तो मतलब ऑक्टाहेड्रल,
ठीक है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हैं, चाहे बाकी आप एग्जांपल्स याद करें ना करें, बट ये आपको याद करने, ये 3 स्ट्रक्चर, क्योंकि कई बार एग्जांपल में स्ट्रक्चर डायरेक्टली बोले जाते हैं कि ये जो कंपाउंड है, जैसे आपने एक न्यूमेरिकल पहले सॉल्व करके देखा होगा तो उसमें डायरेक्ट आया था स्टेटमेंट में कि ये कंपाउंड की का जो स्ट्रक्चर है वो NaCl टाइप है, या जिंक सल्फाइड टाइप है आपका, या फिर CaCl टाइप है। तो ऐसे मतलब डायरेक्ट आ सकता है। इन 3 का तो एटलीस्ट आपको याद रखना है कि ZnS का टेट्राहेड्रल टाइप, NaCl का ऑक्टाहेड्रल, एंड आपका CaCl का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब 1 को 8 सराउंड करेंगे, तो 8 हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये हल्का सा आपको टेबल पता होना चाहिए। फिर एग्जांपल्स किस तरह से याद करने हैं, देखिए अगर आपको एग्जांपल्स याद करने हैं तो देखिए जिंक, तो कॉपर और जिंक आपको पता है साथ साथ आते हैं। कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर, जिंक का 30, तो साथ साथ आते हैं। तो ज़्यादातर कॉपर और जिंक के जो 2-3 कंपाउंड होंगे, अगर वो कभी आपको पेपर में आ गया आयनिक कंपाउंड, तो उसका स्ट्रक्चर ये वाला। वैसे NaCl, अब NaCl के जो 2-3 भाई हैं आसपास के, यानी एक तो NaCl ही है, दूसरा NaBr हो गया, फिर Na सोडियम के साथ पोटाशियम भी आ जाता है उसी ग्रुप में नीचे, तो उसके 1-2 सॉल्ट्स उसके आयनिक, तो ये सारे के सारे आपका NaCl टाइप में आ गए। उसके बाद CaCl, अब CaCl के मतलब सीजियम के और भी सॉल्ट्स आपके, सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम क्लोराइड, तो ये सारे एक जैसे जो हैं एक ही स्ट्रक्चर में। तो ऐसे आप इसको याद करके रख सकते हैं। तो आपको रेडियस रेशियो निकालने के बाद टेबल में चेक करना है, टेबल में चेक करके आपको आपका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बता देना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बता देना है। ज़्यादातर इसका यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए। अब इसके बाद विल डू सम न्यूमेरिक। So now let us do the numerical problems based on the radius ratio rule. रेडियस रेशियो रूल आपको मैंने समझा दिया था क्या है, वो टेबल ही है, रेडियस रेशियो निकालना है, टेबल में आपको चेक करनी है वैल्यू, और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लिखना होता है, बस सिंपल। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल के साथ। द 2 आयंस, 2 आयंस हैं A पॉजिटिव B नेगेटिव, जिनका रेडियस दिया हुआ है, हैव रेडियाई 88 एंड 200 पिकोमीटर रिस्पेक्टिवली। सो इन द क्लोज पैक्ड क्रिस्टल ऑफ कंपाउंड AB प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ A पॉजिटिव। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप A पॉजिटिव का निकालना है, तो आपने सबसे पहले तो क्या निकाल लिया, रेशियो रूल ले लिया, दैट इज़ R पॉजिटिव अपन R नेगेटिव, R A पॉजिटिव अपन R B नेगेटिव, ठीक है। ऊपर A पॉजिटिव का 88 पिकोमीटर दे रखा है, B नेगेटिव का 200 पिकोमीटर दे रखा है। आपने क्या निकाल लिया, आपने रेशियो निकाल लिया। रेशियो निकालते ही आपके पास आया 0.44। अब इसको आपने उस टेबल में देखना है, तो उस टेबल में आप देखोगे तो कौन सी रेंज में लाई करेगा, ये 0.414 से 0.732 में लाई करेगा। इससे पहले ही जस्ट मैंने थोड़ा सा वीडियो को अगर आप पीछे करेंगे 10 सेकेंड्स तो आपको वो टेबल मिल जाएगा। तो उसमें आपने ये चीज़ देख के वहाँ पर देख लेना है, वहाँ पर उसके सामने कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है 6। तो जस्ट वो टेबल अगर आपको हल्का सा याद है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर इजीली निकाल सकते हैं। तो बहुत ही इजी न्यूमेरिकल आते हैं रेडियस रेशियो रूल पे बेस्ड। सो अनदर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रेडियस रेशियो रूल। यहाँ पे देखिए अब न्यूमेरिकल है आपका Br नेगेटिव आयंस फ्रॉम अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। इफ द रेडियस ऑफ द Br नेगेटिव आयन इज 195 पिकोमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन that just fits into the tetrahedral void or hole. Can a cation A positive having a radius of 82 picometer be slipped in the octahedral hole of the crystal A positive Br negative? तो देखिए यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है कि सबसे पहले तो रेडियस दे दिया आपको एक नेगेटिव आयन का, ठीक है, और बोला है क्या यहाँ पर सबसे पहले तो अगर कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कैटायन, कैटायन का रेडियस निकालिए अगर वो टेट्राहेड्रल वाइड में फिट होता है तो टेट्राहेड्रल वाइड का तो आपको सीधा ही रेडियस याद है, दैट इज़ 0.225, ठीक है। उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया RBr नेगेटिव को, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव आयन, ज़्यादातर नेगेटिव आयन ही आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके जो है आपको 43.875 पिकोमीटर मिल गया। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल होल का रेडियस आपका कैटायन के रेडियस के बराबर ही है, तो ये आपका कैटायन का रेडियस भी आ गया, एनायन का आपको पहले से दिया हुआ था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूछा है कि क्या मैं अगर कोई और कैटायन लेकर आऊँ तो क्या चांसेस हैं, अगर उसका रेडियस 82 पिकोमीटर है तो क्या चांसेस हैं कि वो ऑक्टाहेड्रल होल में आ जाएगा।
तो इसके दो तरीके हैं, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल होल आपने निकाला, वैसे ऑक्टाहेड्रल होल का भी रेडियस आपको पता होता है, उससे आप निकाल सकते हैं, फिर वो आप रेडियस को उसके साथ कंपेयर कर लें, एक तो वो तरीका होता है। बट हम तो यहाँ पे रेडियस रेशियो रूल कर रहे हैं, तो हम तो रेडियस रेशियो रूल से ही निकालेंगे, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने रेडियस रेशियो रूल लगाने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पे कैटायन ए पॉजिटिव का जो रेडियस है वो 82 पिकोमीटर है, ठीक है, और आपका नेगेटिव का 195 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि इस कैटायन को आप ले रहे हैं, तो ये वाला कैटायन का जो आपने रेडियस निकाला हुआ है उसको नहीं अब हमने यूज़ करना, हमें यूज़ इसी को करना है, इसी का रेडियस रेशियो रूल लेंगे आप आपका नेगेटिव आयन के साथ। तो निकाला तो 0.205 आया। अब यहाँ पर देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी रेंज में लाई करता है। तो उस रेंज में हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है और स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होता है। ऑक्टाहेड्रल मतलब आपका कि 6 से सराउंडेड होता है वो, यानी एक तरह का आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड ही आप बोल सकते हो कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो हेंस ए पॉजिटिव कैन बी स्लिप्ड इनटू द ऑक्टाहेड्रल होल, तो हम इसे ऑक्टाहेड्रल होल में रख सकते हैं ए पॉजिटिव को। सो नाउ कम्स द रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, एज ऑफ द यूनिट सेल एंड रेडियस ऑफ द एटम फॉर प्योर एलिमेंट्स। ध्यान रखिएगा ये प्योर एलिमेंट्स के लिए है। अब यहाँ पर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मीनिंग क्या है? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मीनिंग है कि जो साथ वाला, ये जो सबसे पास वाला स्फीयर जो कि टच होता है, ठीक है, वो जो टच होता है, तो वो जो दो एटम्स हैं उनके सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को आप नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। और एज ऑफ द यूनिट सेल आपको पता है क्यूब ले लिया, तो उसका जो साइड होगी उसको ही आप एज बोलेंगे। और रेडियस ऑफ एटम तो आप जानते हैं कि जो स्फीयर लिया है जिसको आप एटम भी बोल रहे हो, तो इसका रेडियस कितना है, आर। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। अब इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको पता है कि सिर्फ एटम होते हैं कॉर्नर्स पे, तो देखिए कॉर्नर्स पे एटम लगा दिए, अब 8 एटम होते हैं, 8 लगा दिए। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कॉर्नर पे जो एटम है ये आपस में टच कर रहे हैं, यानी ये इसके साथ टच कर रहा है, वो उसके साथ टच कर रहा है, ये ऐसे, और ये आपस में भी टच कर रहे हैं। तो यानी अगर दो जो हैं एटम्स या स्फीयर्स आपस में टच कर रहे हैं, तो इनके दोनों के सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस को, क्योंकि ये इसके पास वाला एटम ये है, तो इसी को आप इसका नियरेस्ट नेबर बोलेंगे, और इस डिस्टेंस को जो इनके सेंटर में है इसी को आप नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए ये आर है, ये आर है, ये 2r, तो 2r डी के बराबर हो गया, तो r आ गया d/2 के बराबर, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ नोट की होगी कि ये जो डिस्टेंस d है ये a के ही बराबर है, क्योंकि जो दोनों एटम्स आपके रखे हुए हैं, तो जब वो ज्वाइन होंगे तो वो पूरा का पूरा एज ऑफ द यूनिट सेल को कवर कर लेंगे, यानी a यहाँ पे d के बराबर है। तो यहाँ पे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत है नहीं, बस डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर d जो है वो ab है। वहाँ देखिए दो नियरेस्ट नेबर के बीच का डिस्टेंस जो है d, एक्चुअल में डिस्टेंस जो होता है हम सेंटर्स के बीच में लेते हैं और ये आपस में टच होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये टच करते हैं, ठीक है। और AB जो है यहाँ पर आ गया A, ठीक है। तो रेडियस क्या होता है, देखिए रेडियस अभी आपको मैंने निकाल कर बताया, रेडियस ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का हमेशा हाफ होगा, तो डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे क्योंकि एटम्स आर टचिंग ईच अदर, तो ये तो निकल गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। अब ध्यान रखिए यहाँ पर मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाया हुआ है, तो कॉर्नर्स पे मैंने एटम्स लिए हैं या स्फीयर्स लिए हैं और साथ के साथ फेस सेंटर्ड पे लिए हैं। जस्ट उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए फेस वालों को मैंने शेड कर दिया है। वैसे ये सारे एटम्स एक ही तरह के होंगे, क्योंकि हम प्योर एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और प्योर एलिमेंट में एक ही तरह के एटम यूज़ होते हैं आपके। तो वो शेड सिर्फ इसीलिए किए हैं थोड़ा सा आपको, ताकि डायग्राम में थोड़ा सा आपको ये पता चल जाए कि कौन सा फेस पे है और कौन सा कॉर्नर्स पे। तो ये देखिए ये बन गया है आपका फेस सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड में बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आपका फेस सेंटर्ड में तो फेस वाला बाकी कॉर्नर चारों के साथ टच करता है, ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पे दो एटम्स भी आपस में टच करते हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो d हो जाएगा, ठीक है, जो कि 2r के बराबर ही होगा। बट ये d किसके इक्वल होगा वो निकालना है। तो अब हम पहले पूरा का पूरा AC निकाल लेंगे। देखिए ट्राइंगल की बात करते हैं, ABC ट्राइंगल में, तो AC निकाल लेते हैं जो कि फेस डायगोनल होता है, वो हमें निकालना आता ही है। हम क्या कर लेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम और AC को सबसे पहले निकाल लेंगे, तो AC आ जाएगा आपका √2a। वो हमने इतनी बार निकाला हुआ है, दोबारा से वैसे ही निकाल लेंगे। उसके बाद D निकालने के लिए, अब D क्या था, D मैंने इतना बोला है, ठीक है, इतना, जो कि AC का आधा बन रहा है।
तो AC का हाफ कर दिया, D निकालने के लिए AC का क्या कर दिया, हाफ कर दिया आपने। AC था अंडर रूट 2a, तो इसका हाफ किया तो a/√2 आ गया, ठीक है। और R और D के बीच का रिलेशन तो आप जानते ही हैं कि D का दोबारा से हाफ कर देंगे तो R आ जाएगा, दैट इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर और द एटम। तो रेडियस निकालने के लिए D/2 कर दिया आपने, तो दोबारा से जो आपने D निकाला था उसका हाफ कर दिया, तो यहाँ से आपको रेडियस भी मिल गया। यानी रेडियस भी निकालना है और एज ऑफ द यूनिट सेल A भी आपको निकालना है और नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस भी आपको निकालना है। तो A की टर्म्स में देखिए रिलेशनशिप आपने बना दी। तो यहाँ पर अब आते हैं तीसरे केस पे, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक मतलब एक है बॉडी के सेंटर में, बाकी सारे स्फीयर जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं। अब यहाँ पर आपने क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर भी एक स्फीयर है, मैं लगाना भूल गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप एक स्फीयर लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो स्फीयर्स हैं, अब आपने ये देखना है कौन से दो स्फीयर्स कांटेक्ट में, क्योंकि वहीं से आपका जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वहीं से आएगा। तो आपने देखा कि जो डायगोनल पे हैं, बॉडी डायगोनल पे ये कांटेक्ट में, मतलब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ये इसके साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो आप D ही लेंगे, जो कि 2R के ही इक्वल होगा। बट ये होगा कितना, ये पूरे CD का आधा होगा, तो ये हाफ ऑफ CD होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस CD की वैल्यू निकालनी है, उसका हाफ कर दो, वो आपका D होगा, ठीक है। तो ये करने के लिए अब हम यहाँ पर पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि CD निकालने के लिए पहले आपको AD पता होना चाहिए। AD क्या है, AD है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल निकालने के लिए ये आपकी एज लेंथ A है, AB A है और BD भी स्मॉल a है। तो ये पुट करके इन ट्राइंगल ABC आपने AD की वैल्यू निकाल ली। अब AD यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है, वो तभी है क्योंकि B पे राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो AD इज इक्वल टू √AB² प्लस BD²। AB की जगह भी A पुट किया और BD की जगह भी A पुट किया, स्क्वेयर किया, अंडर रूट किया, आपका √2a, √2a आपका आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको CD निकालना है। अब CD निकालने के लिए अब आपको ये देखना है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है A पे। अब A जो है एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 का एंगल है। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज आपका CD होगा, तो CD इज इक्वल टू √AC² प्लस AD²। यहाँ पे बॉडी डायगोनल निकाल रहे हैं, यहाँ पे फेस डायगोनल निकाल रहे थे, यहाँ पे बॉडी डायगोनल आ जाएगा, देखिए सॉल्व करके A² प्लस 2A² का √ दैट इज √3a, ठीक है। अब ये वैसे ही निकालना है जैसे हम पीछे फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल निकाल चुके हैं। उसके बाद अब D निकालने के लिए क्या कहा था मैंने कि CD आ चुका है, आगे CD √3a, इसको हाफ कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 क्या आ गया D। और R निकालने के लिए D का हाफ करना पड़ेगा, D/2 दैट इज़ √3a/4। तो बहुत ही ईजी होता है ये रिलेशनशिप निकालना। अब इसके बाद देखेंगे कि इन रिलेशनशिप पे न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। एक जियॉन क्रिस्टलाइजेज इन द फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। जियॉन तो आप जानते होंगे, इट्स अ नोबल गैस, प्योर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कैसे फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस बनाता है। एंड द एज ऑफ द यूनिट सेल, एज बता दिया यानी A बता दिया हमें 620 पिकोमीटर है। व्हाट इज़ द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यानी D की बात कर रहे हैं। एंड व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द जियॉन एटम, यानी R की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि A की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 620 पिकोमीटर, D और R निकालना है। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए डायरेक्टली हमें फॉर्मूले आते हैं। D को हम लिखते हैं A/√2 और R के लिए फार्मूला होता है D/2। R के लिए तो D/2 सेम है सबके लिए, चाहे वो सिंपल क्यूबिक है, चाहे वो फेस सेंटर्ड है, चाहे वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है। R तो D/2 ही होगा, बट D क्या होगा वो डिपेंड करता है आपका, ठीक है। जैसे ये जो होता है हमेशा आपने किस तरह से याद रखना है, देखिए याद करने का एक शॉर्टकट आपको बताऊं मैं कि सिंपल क्यूबिक में तो ये जो है D जो है A के इक्वल होता है। और अगर आप बात करते हैं फेस सेंटर्ड की, तो फेस सेंटर्ड में फेस डायगोनल निकालते हैं ना आप, तो बस फेस डायगोनल का हाफ कर देना है आपने। फेस डायगोनल का हाफ ले लोगे तो D आ जाएगा, ठीक है। यानी √2a का हाफ किया तो A/√2 आ गया। और अगर आप बॉडी सेंटर्ड की बात करते हो तो उसमें बॉडी डायगोनल जो √3a होता है उसका हाफ कर देना है, यानी √3a/2D होता है वहाँ पे। तो बस सिंपल ही होते हैं फॉर्मूले। तो यहाँ पर आपने D इज इक्वल टू A/√2 कर दिया, A की वैल्यू रखी 620, √2 आपको पता है 1.414 होता है। सॉल्व किया और आपको आंसर मिल गया, ठीक है। सॉल्व करते आपको आंसर पिकोमीटर में क्यों मिला, क्योंकि ये तो वैल्यू है 1.414, बट ये जो A जो है ये पहले ही पिकोमीटर में दिया हुआ है, तो आंसर भी पिकोमीटर में ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिकोमीटर आप सब जानते हैं, पिकोमीटर होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर्स, ठीक है। वैसे R आ जाएगा D/2। अब D भी क्या है आपका पिकोमीटर में आया है, तो R भी पिकोमीटर में आ जाएगा। डिवाइडेड बाई 2 विल गिव यू 219.25
पिकोमीटर।